नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं दस्त के बारे में जानकारी दे रही हूं कि दस्त के क्या प्रकार हैं, क्यों होता है और इस पर हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब कभी न कभी अवश्य ही दस्त से पीड़ित होते ही हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो तो पर भी किन्हीं न किन्हीं कारणों से दस्त हो ही जाता है। अब हम जानते हैं कि दस्त किसको कहेंगे। कई लोग इसे लूज मोशन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डायरिया कहा जाता है और इसे अतिसार भी कहते हैं। जब मल का निष्कासन बार बार हो और उस मल के साथ पानी की बहुत अधिक मात्रा निकले, तब उस स्थिति को हम दस्त कहते हैं। इसमें मल का कोई आकार नहीं होता है और कई बार मल के साथ खून, पीप और म्यूकस भी निकलता है, तब उसे हम पेचिस कहते हैं, जिसे हम डिसेंट्री कहते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या होता है मल होने के, जब बार बार हमारा मल पतला निकलता हो और दस्त हो जाता है तो क्या होता है। आप सभी जानते हैं, सभी महसूस भी किए होंगे कि जब बार बार दस्त होता है तो हमारा शरीर अत्यंत ही कमजोर हो जाता है, शक्तिहीनता हो जाती है। क्या कारण है? तो सबसे पहले अगर इनके कारणों पर विचार करें तो दूषित जल इसका होने का कारण है। जब हम दूषित जल पीते हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, दूषित मिल्क है, दूध हमारा कॉन्टामिनेटेड है तो हो जाता है। बासी सड़ा गला भोजन खाने से हो जाता है। अगर भोजन में कोई विषाक्त पदार्थ गिर गया हो, विषाक्त जीव गिर गया हो, जैसे छिपकली, तो उस प्रकार के अगर भोजन हम गलती से भी खा लेते हैं तो हो जाता है। इसी प्रकार से बाजार से खुला भोजन जो ढका हुआ नहीं है, जिस पर मक्खियां बैठती हैं और उसे विषाक्त बना देती हैं, उस प्रकार के भोजन खाने से भी हमें दस्त हो जाता है। कई बार पोषक तत्वों की कमी के कारण भी दस्त हो जाता है। जैसे हमारे आहार में अगर नियासिन की कमी है तो पेलाग्रा रोग हो जाएगा और पेलाग्रा के कारण भी हमें दस्त हो जाता है। इसके बाद दस्त कई बार इस कारण भी होता है कि अगर आप भोजन को, आप खट्टे पदार्थ, भोज्य पदार्थों को तांबा, पीतल अथवा कांसे के बर्तन में पकाते हैं तो उसका जो मेटल है उन भोजन के साथ रिएक्शन करता है और भोजन विषाक्त हो जाता है और उस प्रकार के भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं, दस्त हो जाता है। कई बार भोजन के अंदर ही, भोज्य पदार्थों के भीतर ही बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाता है, जैसे कि सैल्मोनेला और स्टेफाइलोकोकस। अगर ये बैक्टीरिया ने भोजन को दूषित कर दिया है तो उस प्रकार के अगर भोजन हम करते हैं तो पर भी फूड पॉइजनिंग हो जाता है और उस स्थिति में भी हमें दस्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि दस्त के कितने प्रकार हैं। अब आप जान गए होंगे दस्त क्यों हो रहा है, और दूसरी है दस्त के कितने प्रकार हैं। दस्त के मुख्य प्रकार दो हैं, एक होता है दैहिक और दूसरा होता है क्रियात्मक। दैहिक का मतलब होता है जब हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में किसी प्रकार का विकार हो गया हो, ठीक प्रकार से वो काम नहीं कर रहे हो अथवा उनमें घाव हो गया हो तो ऑर्गेनिक डायरिया हो जाता है। जैसे पेचिस की स्थिति में हमारी छोटी आंत में घाव हो जाता है और उस मल के साथ खून, पीप और म्यूकस निकलने लगता है, जिसे हम डिसेंट्री कहते हैं। इसी प्रकार से टाइफाइड की स्थिति में भी आपका संक्रमण होने के कारण ही होता है। इसी प्रकार से अगर वसा का ठीक प्रकार से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के द्वारा डाइजेशन नहीं होता है तो मल का रंग गाढ़ा हो जाता, मल जो है आपका वो मिट्टी के जैसे हो जाता है, उसका रंग मिट्टी के जैसा होगा और दस्त होने लगता है। इसी प्रकार से अगर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के द्वारा, खास करके छोटी आंत के द्वारा, प्रोटीन का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तब उस स्थिति में मल दुर्गंधपूर्ण हो जाता है और दस्त हो जाता है। अब आप जान गए कि दैहिक कारणों से किस प्रकार से दस्त हो रहा है और दूसरा होता है क्रियात्मक डायरिया। क्रियात्मक डायरिया की स्थिति में जब मानसिक तनाव व्यक्ति को होता है किन्हीं न किन्हीं कारणों से, संवेगात्मक अस्थिरता आती है, कोई सैड न्यूज आप सुनते हैं
जो आपको विचलित कर देता है, जिसके कारण नाड़ी संस्थान और मांसपेशियां की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और दस्त की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिक चिंता होने से भी, मानसिक तनाव होने से दस्त हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि दस्त पर हम कैसे काबू पाएं, क्योंकि अगर दस्त निरंतर होता रहे तो हमारे शरीर से जल और सोडियम और पोटेशियम लवण बाहर निकलते रहेंगे और ये हमारे शरीर के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना जरूरी है, तभी वो स्वस्थ रह सकेंगे और अपने सारे कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकेंगे। लेकिन हमारे शरीर से अगर पानी निकल रहा है और निरंतर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के साथ निकल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हमारा शरीर अत्यंत वीक हो जाएगा और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, इन सबों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और व्यक्ति फैटल भी हो सकता है, मृत्यु की ओर जा सकता है। इसलिए दस्त को नजरअंदाज नहीं किया जाना है। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जा करके, डॉक्टर के दिखा करके और फिर दवाइयां लेनी है। साथ ही हमें खुद की प्रिकॉशन लेना है। अभी मैंने आपको बताया कि दस्त किन कारणों से होता है, उन कारणों पर हमें प्रतिबंध लगाना है, उस पर हमें कंट्रोल करना है ताकि दस्त पर काबू पाया जा सके। घर पर हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कोई पूर्ति के लिए, ऐसे तो बाजार में इलेक्ट्रोल पाउडर आपको मार्केट में मिलता है, लेकिन अगर आपका घर दूर है, आप किसी गांव में रहते हैं और जहां से आपको बाजार जाना संभव नहीं हो पाता है, या रात्रि का अवसर है, आप नहीं, रात में बाजार खुला हुआ है, तो आप क्या करें, उस स्थिति में आप घर पर नमक चीनी का घोल बनाएं, जिसे आप ORS कह सकते हैं, जिसे आप जीवन रक्षक घोल कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले 1 लीटर शुद्ध पानी लें। अगर शुद्ध पानी नहीं है तो उस पानी को पहले अच्छी तरह से उबाल लें, उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब वो ठंडा हो जाए तब उसे छान लें, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का अशुद्धियां नहीं रहने पाए। जो कठोर जल है और उसके कारण जो अशुद्धियां हैं वो पानी के पेंदे पर बैठ जाएंगी और आपको शुद्ध पानी मिल जाएगा। उस पानी में 6 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और 1 नींबू का रस निचोड़ करके आप उस घोल में डाल दें। नमक आपको आधी चम्मच ही डालना है और 6 चम्मच चीनी डालनी है, 1 लीटर पानी डालना है और 1 नींबू का रस निचोड़ करके और उसको छान करके, उसमें किसी प्रकार का रेशा और बीज न हो, वो डालना है। जब आपका घोल तैयार हो गया, इस घोल को आप रोगी को आप बार बार 1-1 घंटे के अंतराल पर पिलाएं। इससे आपका जल और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की पूर्ति हो जाएगी, सोडियम लवण की पूर्ति हो जाएगी। साथ ही घंटे घंटे के अंतराल पर, 2-2 घंटे के अंतराल पर फलों के रस दें। टमाटर का क्लियर सूप देना है। हरे साग सब्जियां बिल्कुल नहीं दिए जानी है। हरे साग सब्जियां अगर देंगे तो रेशेदार पदार्थ, भोज्य पदार्थ हैं ये, और इसके रेशे के कारण जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, इस पर यह बुरा प्रभाव डालेगा और उसको चीड़ उत्पन्न करेगा, ऐठन उत्पन्न करेगा और दस्त बढ़ जाएगा। इसलिए हमें रेशेदार भोज्य पदार्थ नहीं दिए जाने हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर दिया जाना है, नमक चीनी का घोल बार बार दें, फलों के रस दें और दस्त से पीड़ित रोगी को पूर्ण आराम करने दें। उसे किसी प्रकार का व्यायाम, किसी प्रकार का काम करने नहीं दिया जाए, ताकि उसको जितना अधिक वो आराम करेगा, इस रोग में उतना ही अधिक उसको फायदा होगा। जब रोगी की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए और वो तरल पदार्थ को पचाने लगे, तब उस स्थिति में ठीक होने पर आप अर्ध तरल पदार्थ भी दे सकते हैं। जैसे आप खिचड़ी दे सकते हैं, दाल चावल को खूब घूंट करके मसल करके दे सकते हैं, उबला हुआ चावल को दही के साथ मसल के दे सकते हैं, केला को दही के साथ दे सकते हैं। और जो कंटामिनेटेड वाटर है उससे हमें दूर रहना है। जब भी पानी उसे दें तो उबला हुआ पानी ही उसे दें। पानी को पहले उबाल करके ठंडा करके उसी किसी बर्तन में ढक करके रख दें, फिर उसे थोड़ी थोड़ी अंतराल पर पिलाएं। इस प्रकार से दस्त को हम काबू कर सकते हैं। और क्या पदार्थ, भोज्य पदार्थ उसे नहीं दिया जाना है, इस पर भी आप एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें। किसी भी प्रकार का उसे रेशेदार भोजन नहीं देना है। कटहल की सब्जी, छोले की सब्जी, राजमा, इस प्रकार का छिलकेदार किसी प्रकार की कोई दाल उसको नहीं दिया जाना है। उड़द की दाल उसे नहीं दिया जाना है। छना हुआ मैदे की रोटी दे सकते हैं उसे, पर चोकर वाला आटे की रोटी उसे नहीं दिया जाना है। तो ये रहा आपके वर्जित भोज्य पदार्थ।
जिसे हम उसको नहीं दिया जाना है। कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मैं आगामी वीडियो में आपको बताऊंगी। दस्त के बारे में आहार विज्ञान और पोषण, ये पुस्तक जो मेरे द्वारा लिखी गई है, पंसिल प्रकाशन से छपी हुई है। इस पुस्तक को आप चाहें तो डिटेल्स जानने के लिए इसको आप रेफर करें। आगामी वीडियो में मैं दस्त की स्थिति में किस प्रकार के आहार देंगे इसके बारे में जानकारी दूंगी। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के कमेंट करें, ताकि मैं आगामी वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।